कुछ दिन जीजा जी के घर रही। एक रात मोबाइल का चार्ज ढूंढते हुए दीदी के कमरे की तरफ गई। दरवाजा हल्का सा खुला था। जैसे ही मैंने झुककर उसे छोटे से खुले हिस्से से देखा, आंखें चौंधिया गई। कमरे की मध्यम रोशनी में दो परछाइयां एक दूजे के बेहद करीब थी, और वो जो स्पर्श, वो जो सांसें, शब्द नहीं थे, पर जो देखा उसने मुझे शर्म से जड़ कर दिया। मैं खुद को पीछे खींचने ही वाली थी कि अचानक किसी की नज़र मुझ पर पड़ी। मैं डर गई, सांसें थम सी गई, पर देखा दरवाजे की ओर से दीदी की नज़रें मेरी नज़रों से टकरा गई। वो हड़बड़ा गई और जीजू भी तुरंत पीछे हटे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। न आवाज़ थी, न शब्द। मैंने खुद को जैसे तैसे संभाला और वहां से तेजी से निकल गई। दिल धड़क रहा था जैसे कुछ अनदेखा देख लिया हो। कमरे में क्या हो रहा था सब कुछ साफ नहीं था, पर इतना तो तय था, वो सिर्फ पति पत्नी के बीच का रिश्ता नहीं था। उसमें कोई मजबूरी थी या शायद डर। दीदी की आंखें सिर्फ शर्म नहीं, सहानुभूति से भरी थी, जैसे वो खुद को दोषी मान रही हो। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं गलत देख आई हूँ या सही वक्त पर आंखें खुली है? उस रात नींद नहीं आई। कमरे का आधा खुला दरवाजा और वो परछाइयाँ अब मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। घर में सब सामान्य था। दीदी रसोई में थी और जीजू अपने कमरे में मोबाइल चला रहे थे। मैं यानी नेहा साली कॉलेज से लौटी ही थी कि मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। दीदी, मेरा चार्ज तो खराब है, जीजू से पूछ लो, मैंने धीरे से कहा। दीदी ने कहा, जा पूछ ले, वो कमरे में ही होंगे। मैं दरवाजे पर पहुंची। अंदर से हल्की म्यूजिक की आवाज आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। जीजू, चार्ज मिल सकता है? थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर आवाज आई, हाँ अंदर आ जाओ। कमरे में घुसते ही लगा कुछ तो अलग है। खिड़की बंद पर पर्दे हिल रहे थे। जीजू ने मेरी तरफ देखा, कुछ देर तक चुप रहे, फिर मुस्कुरा दिए। चार्ज तो टेबल पर है, ले लो, उन्होंने कहा, पर उनकी आंखों में कुछ था। मैंने धीरे से चार्ज उठाया, लेकिन महसूस किया उनकी नजरें हट नहीं रही थी। मन में अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन मुस्कुराकर बोली, थैंक यू जीजू, और वापस मुड़ गई। कमरे से निकलते वक्त पीछे से एक धीमी आवाज आई, नेहा, एक बात पूछनी थी। मैं ठिठकी, जीजू? फिर जो उन्होंने कहा वह मेरी जिंदगी बदल देने वाला था। मैं रुक गई। पीछे मुड़कर देखा, जीजू की आंखों में अजीब सी झिझक थी। नेहा, क्या कभी किसी ने तुम्हारे मन की बात जानी है? मैं थोड़ी हैरान थी। जीजू, आप ठीक है ना? वो मुस्कुरा दिए, बोले, बस ऐसे ही लगा पूछ लूं। मैंने कहा, नहीं, कभी किसी ने नहीं पूछा। पर क्यों? उन्होंने जवाब नहीं दिया, पर दीवार की ओर देखने लगे। मैं बाहर आ गई, पर मन में सवालों का सैलाब उठ गया। क्या ये सिर्फ एक साधारण बातचीत थी या कोई उनका इशारा? दीदी रसोई से निकलकर बोली, चार्ज मिल गया? मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर आंखें अब भी कमरे की तरफ थी। उस रात जब सोने गई, जीजू की आवाज बार बार कानों में गूंजती रही, क्या किसी ने तुम्हारे मन की बात जानी है? दिल कह रहा था, नहीं, ये सिर्फ चार्ज का बहाना नहीं था, कुछ तो है जो मेरे सामने आने वाला है। रात के 12 बज चुके थे। मैं करवट बदल रही थी। मन जैसे किसी अनजानी सी आहट को महसूस कर रहा था। बगल में दीदी गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप खोला, कोई मैसेज नहीं। फिर जीजू का नाम दिखा, कलेजा धड़क उठा। क्या वो भी जाग रहे थे? क्या वो भी किसी बेचैनी में थे? तभी एक मैसेज आया, सोई नहीं क्या? मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर लिखा, डर मत, बस बात करनी थी। मैंने बहुत हिम्मत करके लिखा, क्या? कल बताऊंगा, कुछ यादों से जुड़ा है। मैंने मोबाइल साइड रखा, पर अब नींद कोसों दूर थी। अब बात सिर्फ चार्ज की नहीं थी, अब बात मेरे जीव के बीच की थी। सुबह दीदी चुपचाप थी, न ज्यादा बात की, न मुस्कुराई। मैंने पूछा, सब ठीक है ना दीदी? वो बोली, हाँ, बस सिर में हल्का सा दर्द है, पर उनकी आंखें जैसे कुछ छुपा रही थी। जीजू अखबार पढ़ते हुए सामान्य दिखे, जैसे कुछ छुपा ही ना हो, पर मेरी नजरें उनके चेहरे से हट नहीं रही थी। क्या रात उन्होंने भी वैसे ही बेचैनी से महसूस की थी? किचन में दीदी चाय बना रही थी, पर चुप थी। मैंने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा, कुछ परेशान हो? उन्होंने सिर हिलाया, पर जवाब नहीं दिया। मैं कमरे में लौटी, पर दीदी की आंखें मेरी जहन में थी। वो नजरें जैसे किसी तूफान से डरकर बाहर झांक रही थी।
उस दिन पहली बार लगा इस घर में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती पर बहुत जल्दी जानने वाली हूँ। दोपहर में अकेली थी, दीदी सो रही थी, जीजू बाहर थे। मुझे जीजू का चार्ज याद आया जो मैंने वहीं छोड़ दिया था। कमरे में गई, चार्ज उठाने लगी, तभी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। गलती से उनका फोन मेरी हथेली में आ गया। लॉक नहीं था, एक वीडियो फोल्डर खुला हुआ था, नाम था। क्लिक नहीं करना चाहती थी पर उंगली फिसल गई। वीडियो चल पड़ा और मैं हिल गई। फ्रेम में दीदी थी पर वो अकेली नहीं थी, पीछे से जीजू और कमरे में अजीब सी रोशनी। मैंने झट से वीडियो बंद किया, फोन उसी जगह रख दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। ये क्या देखा मैंने? क्या दीदी को इसका पता है या मैं किसी ऐसे खेल में फंस चुकी हूँ जो अभी शुरू ही हुआ है? शाम को दीदी की तबीयत फिर बिगड़ गई। उन्होंने कहा, नेहा, जीजू के कमरे से दवा ला दो। मैं धीमे से कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा बंद था। मैंने खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर भी धीरे से खोलने की कोशिश की। अंदर से लॉक था पर हल्की रोशनी खिड़की से छन रही थी। मैंने बाहर से झांका। जीजू किसी से वीडियो कॉल पर थे और कहते सुनाई दिए, अब बस कुछ दिन की बात है, फिर वो अपने आप चली जाएगी। वो मैं थी और अब मुझे वहां से निकलने की नहीं, सच को सामने लाने की जरूरत थी। उस दिन दोपहर बाद जब घर में सन्नाटा पसरा था, मैं दीदी के कमरे में गई। चुपचाप दरवाजा खुला था और बिस्तर पर एक पुरानी नीली डायरी पड़ी थी। शायद दीदी भूल गई थी छुपाना। मैंने कांपते हाथों से डायरी उठाई, पहला पन्ना खोला। मैं रिया हूँ और अब खुद को पहचान नहीं पाती। पढ़ते ही दिल बैठ गया। आगे लिखा था, जब शादी हुई थी अभिषेक जीजू बेस्ट स्नेह थे, पर धीरे धीरे सब बदल गया। उसकी जरूरतें सिर्फ शरीर तक सिमट गई। मेरी आत्मा को वो रोज कुचलता रहा। मैंने कई बार चिल्लाना चाहा पर हर बार डर जीत गया। हर पंक्ति जैसे किसी औरत की घुटती आवाज थी। मैं पढ़ती गई और मेरे अंदर गुस्सा, दर्द और सवाल उठते गए। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था, मानो कोई सच्चाई अभी भी अधूरी थी या जानबूझकर छुपा दी गई थी। मैंने सोच लिया, अब ये सिर्फ एक बहन का दर्द नहीं, अब ये लड़ाई है सच और झूठ के बीच, रिश्ते और शोषण के बीच। उस रात जब सब सो गए, मैंने अपना पुराना मोबाइल चार्ज किया। छोटी सी ट्रिक थी, कैमरा ऑन कर के रिकॉर्डिंग चालू की जा सकती थी बिना स्क्रीन जलाए। मैंने सोचा अब सच से आगे बढ़ना है, सबूत जुटाना है। चलकर जीजू के कमरे के कोने में मोबाइल छुपा दिया, पर्दे के पीछे रिकॉर्डिंग चालू की और वापस अपने कमरे में आ गई। दिल जोरों से धड़क रहा था, डर भी था, लेकिन दीदी का चेहरा आंखों में था। रात बीत गई। सुबह होते ही मौका मिलते ही मोबाइल वापस लिया, कॉर्नर में बैठकर रिकॉर्डिंग प्ले की। पहले कुछ देर तक खामोशी थी, फिर आवाज आई, हाँ बेबी। मैंने उसे फिर से दबा दिया है। फिर दूसरी महिला की आवाज आई, रिया, कब तक सहती रहेगी? जीजू की हंसी, अब ज्यादा दिन नहीं, सब प्लान कर लिया है। मेरे हाथ कांपने लगे। ये सब सिर्फ घरेलू लड़ाई नहीं थी, ये थी एक साजिश मेरी बहन को तोड़ने की। मैंने सारी रिकॉर्डिंग सेव की, बैकअप भी बनाया और खुद से वादा किया, अब दीदी के लिए मैं सिर्फ बहन नहीं, ढाल बनूंगी। सुबह मैंने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन मन उलझा था। जीजू बोले, नेहा, तुम्हें अब अपने घर लौट जाना चाहिए। मैंने जवाब दिया, कुछ दिनों की ही तो बात है। दीदी चुप थी पर उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। मैंने देखा उनके हाथों पर नीले निशान थे। क्या उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई थी या किसी और ने? मैंने तय किया, अब बहुत हो गया, अब डरना नहीं, साथ जाना है। मैंने खुद को तैयार किया लड़ने के लिए। घर में कोई नहीं था। मैंने मौका देखा और जीजू की अलमारी टटोली। एक फाइल मिली, कॉन्फिडेंटल रिया केस। उसमें झूठी मेडिकल रिपोर्ट थी, मरीज मानसिक रूप से स्थिर है। साथ में एडमिशन फॉर्म भी था मानसिक अस्पताल का। ये देख मैं कांप उठी। क्या जीजू दीदी को पागल घोषित कर फंसाना चाहते हैं? मैंने सभी पेजों की तस्वीरें ले ली। अब सच्चाई मेरे हाथ में थी। अब दीदी को दिखाना था ताकि वो खुद से लड़ सके। रात को दीदी बालकनी में चुपचाप बैठी थी। मैंने उन्हें फोटो दिखाए। वो एकटक देखती रही, आंखों में आंसू गिरने लगे, पर अब डर नहीं था। नेहा, तू नहीं होती तो मैं पागल हो जाती। मैंने कहा, नहीं दीदी, अब हम मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने मेरा हाथ थामा और हम उस रात साथ बैठे रहे। तय हुआ, अब चुप्पी नहीं, जवाब होगा। मैंने जीजू के कमरे में
छुपाकर पुराना मोबाइल रिकॉर्डिंग पर छोड़ दिया। रात को उनकी और दीदी की बातचीत रिकॉर्डिंग हो गई। रिया, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी, नहीं तो? दीदी बोली, तू जो कर सकता है कर ले, अब डरती नहीं। सुबह हमने रिकॉर्डिंग सुनी, सबूत तैयार था। अब अगला कदम पुलिस से संपर्क। मैंने महिला पुलिस अधिकारी से संपर्क किया। उन्होंने सब रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट भेजे। उन्होंने कहा, हम कार्रवाई करेंगे, तुम तैयार रहो। शाम को 2 महिला कांस्टेबल हमारे घर आई। जीजू की वापसी पर उनसे सवाल हुए। उन्होंने इनकार किया, पर सबूत झूठ को चुप करा देते हैं। दीदी अब बोलने लगी थी, कांपते हुए पर मजबूती से। अब केस दर्ज हो गया था। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। जीजू ने खुद को निर्दोष बताया, पर वीडियो, ऑडियो, दस्तावेज सब सामने रखे गए। जज ने कहा, आपने मानसिक शोषण किया है, यह अपराध है। जीजू को सजा सुनाई गई। दीदी ने गवाही में कहा, मैं टूटी नहीं बल्कि अब खड़ी हूँ। बाहर निकलते समय दीदी मुस्कुराई, पहली बार दिल से। कहीं हफ्तों बाद घर में फिर से हंसी थी। दीदी अब एनजीओ में काम करती, औरों के लिए आवाज बनी। मैंने भी काउंसलिंग को करियर बनाया। हम दोनों अब डर से नहीं, आत्मविश्वास से जीते हैं। कभी वो बंद दरवाजा डर का प्रतीक था, अब वही उम्मीद की किरण दिखती है। ये सिर्फ साली जीजी की कहानी नहीं थी, ये थी एक औरत के टूटकर फिर से खड़े होने की कहानी। बंद दरवाजे के पीछे कभी कभी हिम्मत जन्म लेती है। धन्यवाद।